हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश स्कोर का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। वो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आप सभी को पता है कि आप लोगों को 6 क्वेश्चन देगी 5-5 मार्क्स का, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। सबसे पहले ना आप खुद से आप एक कैटेगरी डिवाइड कीजिए। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि 30 क्वेश्चन होगी जो ऑब्जेक्टिव होगी, बचा मेरा 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। 50 मार्क्स में आप लोगों को सबसे पहले आपको क्लियर कर लेना 18 मार्क्स का पैसेज। याद रखिएगा 18 मार्क्स का पैसेज क्लियर कर लेना है। खुद से वादा कीजिए कि 18 मार्क्स में मेरा जैसे 16 मार्क्स से कम ना आए। पैसेज कैसा लिखना है कैसा नहीं, मैं ऑलरेडी 2 ट्रिक आप लोगों को बता चुका हूं, जहां पे एक कॉन्सेप्ट पे बताया था, एक ट्रिक के माध्यम से समझाया था। उसके अलावा आपके पेपर में नहीं आएगा, उस ट्रिक के अलावा आपको नहीं देखना है किसी जगह पे, ठीक है। 18 मार्क्स मान चलते हैं, अगर आपका पैसेज आएगा बचा सर 32 मार्क्स। 32 मार्क्स में सर मैं मान के चलता हूं कि 32 मार्क्स अगर 20 मार्क्स का अगर हमारे पेपर में आ जाए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बचा सर 12 मार्क्स का। तो 12 मार्क्स क्या पूछेगी? तो 12 मार्क्स आपके पूछा जाएगा क्या? एक नोटिस राइटिंग रहेगा ही रहेगा, आर्टिकल रहेगा ही रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग रहेगा ही रहेगा, और आपका लेटर सेक्शन। तो इस सबको भी देखना बहुत जरूरी है, जो मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ऑलरेडी में बता चुका हूं। ये आपको कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो नहीं देखे, वो आपको देखना कहां पे है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से आप इंग्लिश स्कोर का फोल्डर को ओपन कीजिएगा, सारा चीज आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सब्जेक्टिव सेट का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे, तो यहाँ पे जाकर आप इजिली से देख सकते हैं। देखिए आपको तो पूरा बुक पढ़ना है, विस्टाज बुक भी देखना है, फ्लेमिंगो को भी देखना है, लेकिन अभी में अगर मैं बात करूं तो इधर 8 टॉपिक, इधर 8 टॉपिक, 16 टॉपिक। 16 टॉपिक में अगर एक एक क्वेश्चन को हम लोग याद करेंगे, 16 क्वेश्चन हो रहा है, जबकि एग्जामिनर हमारे पेपर में कौन सा क्वेश्चन छपेगी? ओनली फॉर 6 क्वेश्चन। आपको यह सोचना है कि ये कुछ 6 क्वेश्चन जो छपेगी ना, वो कौन सा टॉपिक से आएगी। यह आपको अंदर में समझदारी होना बहुत जरूरी है। तो मुझे पता है मेरे दोस्त कि सबसे पहला टॉपिक था, लास्ट लेसन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मिस्टर लैम्ब से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंपलसरी जो टॉपिक है उसी को आपको देखना है, बाकी यार छोटा मोटा टॉपिक आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखे लेक्चर 1, तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे जाकर प्ले लिस्ट में आपको लेक्चर 1 मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर रहे थे सर कि आपने बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं और हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर ये बात सही है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता है, हाँ ये बात सच कह रहा हूं कि मुझे स्टडी कराना नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूं कि जब मेरे अंदर में अब पढ़ाने का ताकत नहीं है, मेरे अंदर में पढ़ाने का एक जज्बा नहीं है, फिर भी जब मैं पढ़ा सकता हूं तो जो चीज मैं पढ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग जो कमेंट करते हो वो सच है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता है, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। याद रखिएगा, कहानी सुने है ना कि चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते तो चलना हो, चल नहीं सकते तो रेगो। याद रखिएगा, और रेग भी नहीं सकते हैं तो आप घिस घिस कर चल दो, लेकिन आपको चलना है, निरंतर प्रयास करते रहना है, ठीक है। तो चलिए आज आप लोगों के कमेंट को देखकर मैं आप लोगों को थोड़ा सा फास्टली कम कर दूंगा, पैसेंस बना के रखिए। अगर अंदर में ताकत नहीं है, वीडियो बहुत पड़ा हुआ यूट्यूब में अलग अलग टॉपिक का, जाकर आप इजीली से देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो पैसेंस बनाकर आपको देखना होगा। सबसे पहला यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लेकर आया ना, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो भी टॉपिक से है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही होगी। पहला क्वेश्चन आती है सर, व्हाट इज इट दैट ड्रॉ डैरी टुवर्ड मिस्टर लैम्ब इन स्पैट ऑफ हिमसेल्फ। जो आप सभी को पता है, हम लोग डैरी के बारे में पढ़े हैं, यस या नो, डैरी के बारे में और मिस्टर लैम्ब के बारे में। तो जो डैरी है ना, डैरी आप सभी को पता है कि डैरी क्या है, उसका फेस पूरा से जला हुआ था। किसके कारण? एसिड के कारण उसके फेस पूरा तरह से जला हुआ था। वो घर से निकलते नहीं थे, इस तरह के लोग उनको चिढ़ाएंगे, इसका फेस जला हुआ। मिस्टर लैम्ब क्या है, बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाने के कारण उसका पैर जो है पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका था। अब मिस्टर लैम्ब से उनका आकर्षित हो गया था, डैरी का मिस्टर लैम्ब से आकर्षित हो गया था। क्यों मिस्टर लैम्ब से डैरी का आकर्षित हो गया था, क्यों? क्वेश्चन है ये, यही क्वेश्चन है और आपको आंसर देना होगा, सिंपल भाषा में देना है। ऐसा क्या है जो डैरी के उसको बावजूद मिस्टर लैम्ब की ओर आकर्षित करता है? ऐसा क्या बात है मिस्टर लैम्ब के अंदर में जो डैरी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है? समझिएगा, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, याद रखिएगा, एकदम सरल भाषा में समझिएगा। और इतना सोचेंगे सर इतना बड़ा लिखना होगा, नहीं, समझिएगा कहां लिखना है, कैसा लिखना है। डैरी इज ए यंग बॉय, यहाँ पे मिस्ड प्रिंट है थोड़ा सा, यंग बॉय हु लुक एट लाइफ वेरी नेगेटिविटी। डैरी एक युवा अवस्था से गुजर रही है। याद रखिए, डैरी क्या है, एक युवा है जो जीवन को बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण से देखती है। अरे मेरा फेस जला हुआ है, हम कैसे लोगों के सामने जाएंगे, मतलब वो हमेशा नेगेटिविटी, मतलब आप नकारात्मक दृष्टिकोण से अपने चेहरे को देखते हैं।
आगे देखते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ही हैज डेवलप्ड ड्यू टू हिज बॉर्न डिफॉर्म्ड फेस। और आगे कहता है ऐसा उसके जले हुए विकृति चेहरे के कारण विकसित हुई एक जटिल के कारण हुआ है। दिस मेक हिम लॉनली एंड विथड्रॉ ही अवॉइड मैन एंड देयर कंपनी। आगे कहता है क्या, और कहता है कि वह इससे वह अकेला और पीछे हट जाता है, वह पुरुषों और उसकी संगीत से बचता है, वो पुरुषों और संगीतों से बच जाता है, वह हमेशा एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे शांति हो और मैं अकेला हूं। आगे कहता है ही कैन नॉट स्टार्ट देयर अनकरेक्टेबल मार्क। और कहता है आगे वह उनकी असोनभनीय टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मतलब लोग जो कहेंगे कि अरे इसका फेस जला हुआ है, कैसा है, क्या हो गया, देखो इसके फेस से गंध आ रही है, तो वो जो है ना डेरी को बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, ही कम टू मिस्टर लेम गार्डन इन सर्च ऑफ लॉनली लाइन। और वो क्या किया, वह अकेलापन की तलाश में मिस्टर लेम के गार्डन में जा बैठा। वह एक शांति जगह होना चाहिए और मैं अकेला हूं, इसलिए कहता है ही कम टू मिस्टर लेम गार्डन इन सर्च ऑफ लॉन लाइन्स। कहता है कि वह अकेलापन के तलाश में मिस्टर लेम के बगीचे में आता है। ही मेट मिस्टर लेम, और वो मिस्टर लेम से मिला। इट इज ए मीटिंग ऑफ टू माइंड विथ टोटली अपोजिट व्यू। और कहता है क्या, उसकी मुलाकात मिस्टर लेम से हो जाती है, यह बिल्कुल विपरीत विचारों वाले दो भागों का मिलन है। विपरीत विचारों, ये नेगेटिविटी सोच रही है, इसका फेस जला हुआ है, तो क्या क्या नहीं वो सोच कर बैठ गया। लेकिन जो मिस्टर लेम है उनका पैर फ्रैक्चर है, लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं सोचा है। आगे देखते हैं सर, डेरी इज विथड्रॉ, मिस्टर लेम इज वेरी सोशल, he is never ready to welcome anyone who entered his garden। और कहता है क्या, याद रखिएगा, कहता है क्या, डेरी वापस ले गया। श्री लेम बहुत सामाजिक है, वह अपने बगीचे में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति को स्वागत करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। डेरी जो है ना, जो मिस्टर लेम है, वह हमेशा अपने बगीचे में कोई भी व्यक्ति आते हैं तो उसको स्वागत और वेलकम करते हैं, आओ हमारे साथ बैठो, मैं अकेला हूं, आप हमारे साथ बैठेंगे तो बातचीत करेंगे तो दोनों का मन हल्का हो जाएगी। आगे कहता है कि मिस्टर लेम हैज ए टिन लेग, और मिस्टर लेम का जो एक लेग है बिल्कुल पतला दुबला सा है। वन ऑफ हिज लेग वाज ब्लोन ऑफ इन ए वार, और एक युद्ध में उनका पैर जो है पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका था। क्या, श्री लेम के पास एक टीन का पैर है, युद्ध में उसका एक पैर उड़ गया था। चिल्ड्रेन टीज हिम बाय कैलिंग कहता है, कॉलिंग क्या कहता है, लेमी लेम, मैंने बताया था ना, चिढ़ाते थे कौन, बच्चे लेमी लेम, और वो मुस्कुराते थे। बट ही डज नॉट माइंड इट, और वो कोई माइंड नहीं करता था, वो कोई फिक्र नहीं, और उसके लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरे कहो मेरे लेमी लेम, कुछ तो कह रहे हैं, आप तो हमारे पास तो आ रहे हैं, लेकिन मैं तो किसी के पास नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप तो हमारे पास आ रहे हैं ना, इसी से हमारी खुशी हो रही है। आगे कहता है कि डेरी टेक टाइम टू ओपन अप बिफोर मिस्टर लेम, और कहता है डेरी को मिस्टर लेम के सामने खुलकर बात करने में समय लगता है। जो डेरी है को मिस्टर लेम के सामने अपने बारे में बात करने में बिल्कुल क्या है, थोड़ा सा समय लगता है। बट ही फाइंड ए पेशेंट लिसनर इन हिम, मिस्टर लेम एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम, ही इज ऑलवेज केयरफुल एंड tries to comfort the other। मिस्टर लेम leave the stamp of his पर्सनैलिटी ऑन डेरी, और कहता है क्या कि लेकिन उनके अपने अंदर एक धैर्यवान श्रोता मिलता है। श्री लेम जीवन को वैसा स्वीकार करते हैं, जो श्री लेम है वह अपने जीवन को ऐसा स्वीकार करते हैं जैसे वह आता है, वह हमेशा खुश रहता है। जो मिस्टर लेम है वह हमेशा खुश रहता है, उनको थोड़ा सा भी फिक्र नहीं होता है कि मेरा एक पैर फ्रैक्चर हो चुका है। आगे कहता है दूसरे को सत्वान देने की कोशिश करता है। मिस्टर लेम डेरी पर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ते हैं, वह युवा लड़के को दुनिया के तरीके दिखाता है, और युवा लड़के को जो भी यंग स्टार होती है वह मिस्टर लेम जो है ना, वो उनको दुनिया दिखाती है कि आपकी सोच बिल्कुल इस दुनिया से अलग है, आप छोटे छोटे सोचे पर ना रहें, सोच अपना बुलंद रखें। आगे कहता है क्या, समझेगा, he saw the young boy the away of the world, he motivated him to more forward in life, he should stop carry with others say about his face, looking on oneself up in the room and closing eyes for the world is no solution। Mr. Lamb succeeded in making Derry see the good side of people and the old। और कहते हैं क्या कि वह युवा लड़के को दुनिया के तरीके को दिखाता है, वह उससे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरित करता है, और वह अपनी युवा अवस्था से जो भी उनके पास युवा व्यक्ति आते हैं
वह उनको जीने के लिए एक नई तरीका बताते हैं, आगे बढ़ने का प्रेरित करते हैं। और साथ ही साथ कहता है क्या, और इससे उसे इसकी परवाह करना बंद कर देना चाहिए कि दूसरे उसके चेहरे के बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल जो दूसरा कह रहा है, मिस्टर लैम डायरी से कह रही है, आपके चेहरे के बारे में जो कुछ कह रहा है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप देखिए आप कहाँ पे खड़े हैं। आगे कहता है क्या, समझेगा उसके चेहरे के बारे में क्या कहता है। खुद को कमरे में बंद कर लेना और दुनिया से आंखें बंद कर लेना कोई समाधान नहीं है। खुद से एक कमरे में बंद कर लेना और दुनिया के पूरी दुनिया जो होती है ना, पूरी दुनिया से आंखें बंद कर लेना, ये समाधान नहीं है, ये किसी भी गलतियों का समाधान नहीं है। मिस्टर लैम डायरी को लोगों और दुनिया का अच्छा पक्ष दिखाने में सफल रहता है। ये था सर डायरी का टॉपिक। और याद रखिएगा, डायरी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से लिखना, और हमें यकीन है कि यही क्वेश्चन आएगी। क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके पेपर में ही आएगा। आपको आंसर सही ढंग से लिख लेना है, किस तरह से मैं आपको समझाऊं। अगर समझाने का तरीका अगर आप भी अच्छा ना लगे तो मेरा से और नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं सर। आप लोग पढ़े होंगे ना, बंगाल इंडस्ट्री जो चूड़ियां के कांच की फैक्ट्रियां बनाती है, उसमें क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बंगाल इंडस्ट्री। कांच की चूड़ियां उद्योग में काम करने के खतरे का उल्लेख करें। कांच की चूड़ियां जिस फैक्ट्री में होती है, अगर वहां पे काम करेंगे तो खतरा उत्पन्न होती है, इसके पीछे क्या कारण है आपसे पूछेंगे, समझेगा। इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री यंग चिल्ड्रेन एंड वोमेन हैव टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर in Dagny cell without air and light, which affect their health adversely. Working in such a uncongregation condition, they often lose the brightness of the ear. और कहता है क्या, of the eyes। कहता है कांच की चूड़ियां उद्योग में छोटे बच्चे और महिलाओं को उच्च ताप वाली कांचों की फैक्ट्री भट्टियों में बिना हवा और रोशनी वाली गंदी कोशिकाओं में काम करना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और उसके स्वास्थ्य जो हेल्थ होती है उसमें काफी ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ती है। आगे कहता है क्या, समझिएगा। आगे कहता है क्या, कहता है कि सिंस दिस is not a profitable job, they are very poor and are forced to live in dirty hovels with crumbling walls, ugly door, no windows, crowded with family of human and animals, executing in the primeval state, where even some worker go blind with the dust from polishing to the glass of Bengals। और आगे कहता है क्या, ऐसे विषम परिस्थिति में जब भी ऐसा विषम कोई परिस्थिति आती है तो विषम परिस्थिति में काम करते हुए वे अक्सर अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। कांच की फैक्ट्रियां हैं, कहीं भी आपका विंडोज नहीं है, खिड़कियां नहीं है, काफ़ी गर्मी है, भट्टी के सामने है, रोशनी नहीं है, तो इस तरह से आप अपने आंखों की रोशनी को खो देते हैं। क्योंकि यह कोई लाभदायक काम नहीं है, इसलिए वह बहुत गरीब है, इसलिए वह करते हैं। खास करके ये गरीबी व्यक्ति, गरीबी से जो जूझते हैं वही ये सब काम करते हैं। आगे कहता है कि इसलिए वो बहुत गरीब है और टूटी फूटी दीवारों, डगमगाती दरवाजे, बिना खिड़की वाली गंदी झोपड़ी में रहने को मजबूर है, तभी जाकर ये सब काम करते हैं। जहां आदमी अवस्थ में इंसानों और जानवरों के परिवार रहते हैं, यहाँ तक कि कुछ कारीगर चूड़ियाँ के शीशे चमकाने की धुन से आंधे हो जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जो अपने चूड़ियों को चमकाने के लिए अपनी आंखों की रोशनी भी की वो खो देते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside, so they end up losing their eyes slightly before they becoming adult. In their whole life they cannot build a house to live in। और आगे कहता है क्या, उनकी आंखें बाहर की रोशनी की तुलना में अंधेरे के प्रति अधिक सामंजस्य होती है, इसलिए वे वयस्क होने से पहले ही अपनी आंख की रोशनी को खो देते हैं। और वह एक अडल्ट जो एज होती है ना, जैसे हम लोग थोड़ा सा और बड़ा हो जाएंगे तो हम लोग अडल्ट में, अभी तो प्रेजेंट टाइम में है ही है, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपने आंख की रोशनी खोते चले जाते हैं। और आगे कहता है क्या, कहता है कि इसलिए वे वयस्क होने से पहले अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं और वे अपने पूरे जीवन में रहने के लिए घर नहीं बना पाते, और अपने जीवन में रहने के लिए और आने वाले जो हमारे जो एज होगी 25-30 साल के बाद जो हमारी एज होगी उसके लिए मैं एक घर भी नहीं बना पाता हूँ। ये तो सर हमारी स्टोरी। अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो और अच्छी बात है।
अगला क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर लैम डेयरी। अब आपसे अगर पूछा जाएगा मिस्टर लैम और डेयरी के बारे में फिर से क्वेश्चन, मिस्टर लैम और डेयरी के चरित्र की तुलना करें और अंतर बताएं। जैसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वही क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे छाप देना है, याद रखिएगा, कुछ भी आपको अलग नहीं करना है। अब देख रहे हैं सर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड मिस्टर लैम मीटिंग विथ डेयरी बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन डेयरी लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये दो क्वेश्चन जो मैं अभी एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों को डेयरी के बारे में, और दूसरा क्वेश्चन क्या, हाउ डिड मिस्टर लैम मीटिंग विद डेयरी बिकम ए टर्निंग पॉइंट। जब वो डेयरी के साथ सर मिस्टर लैम के साथ जब वो मिला, मिस्टर लैम की डेयरी से मुलाकात, डेयरी से जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आया, कैसे आई। देखिए, द प्लान ऑन द फेस ऑफ इट फीचर्स एन ओल्ड मैन एंड ए स्मॉल बॉय, स्मॉल थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है, स्मॉल बॉय, द मैन इज मिस्टर लैम एंड द बॉय ऑफ डेयरी who meets him in the farm garden. Derry is withdraw and defiant. He does not like with the people. Once he got acid all down on one side of his face. The acid burned it away. This created a complex in his mind. He considered his face as the most terrible thing in the world. When he look in the mirror and see, एक बार ना आप लोग इसको फोटोकॉपी कर लीजिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। वो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, वह इसी के साथ आपको ये भी आंसर चिपकाना है। एक बार अच्छी तरह से देख लेना किस तरह से उसका टर्निंग पॉइंट आया था। जब उनके साथ मिली, जब उन्होंने कहा था, मिस्टर लैम ने कहा था, अरे तुम्हारे फेस ही जलाना, लोग जो कह रहा है कहने दो, आप अपना केयर करो। अरे लोगों से डर कर क्या करोगे, एक बंद दरवाजे में रहकर और दुनिया की आंखों से अंधेरे में रहकर आप इसका सोल्यूशन समाधान नहीं कर सकते हैं। यही था उसका टर्निंग पॉइंट कि जब इनका पैर जल गया, पैर खत्म हो चुका है, तब इनका पॉजिटिव थॉट है, और मेरा तो ओनली फॉर फेस जला है तो मेरा नेगेटिव थॉट है। इसी कारण उसके पॉइंट में याद रखिएगा टर्निंग पॉइंट आ गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं सर डॉक्टर शैडो हॉकी से। अब क्या आता है, डॉक्टर शैडो हॉकी के बारे में हम लोग देखते हैं, समझिएगा। इसमें ना एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर शैडो हॉकी से क्या, समझ लीजिएगा। डॉक्टर शैडो हॉकी जो है ना, वो अमेरिकन नेवी को ना वो हेल्प किए थे, कैसे किए थे, कैसे उसको परवरिश किए थे, फिर उनको कैसे पहुंचाएं, ये वाला क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। शैडो यूज्ड टू हिज स्किल एज ए डॉक्टर सर्जन नॉट ओनली द कीप एट द अमेरिकन प्रिजनर अलाइव बट also to safeguard himself and his family. डिस्कस। क्वेश्चन है कि डॉक्टर सदाव ने एक डॉक्टर सर्जन के रूप में अपने कौशल का उपयोग न केवल अमेरिकी कैदी की जीवित रखने के लिए किया, बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी किया। चर्चा करें इसके बारे में। मैं इसको बता रहा हूँ, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़ा समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है। डॉक्टर सदाव हॉकी हैड स्टडीज मेडिसिन इन अमेरिका। जो डॉक्टर सदाव हॉकी ने अपने अमेरिका में चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए गया था। मैंने जैसे बताया था कल, अमेरिका के आपने पढ़ाई करने के लिए गया था, किसके लिए, मेडिसिन के लिए, ठीक है। इट वाज देयर दैट ही मेट द गर्ल हना, और उनके हना के साथ उनकी मुलाकात हो गई और मोहब्बत शुरू हो गया, प्यार प्रेमी का, ठीक है। यहीं पर उसकी मुलाकात उस लड़की हना से हुई है। आगे कहते हैं होम ही मैरिड, क्या है, होम ही मैरिड ऑन देयर रिटर्न टू जापान, और कहता है क्या, जिससे उन्होंने जापान लौटने में शादी की थी, जिसे वो जापान लौटने में शादी की थी। मतलब जैसे उसका फादर था ना, जैसे फादर ने कहा कि जाओ आप अमेरिका पढ़ लिख के जाओ, पढ़ने के लिए जाओ सर्जन के लिए, तो कहा था ठीक है मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद जब जाने के बाद जब वो उनको साथ मिली, हना के साथ मिली, तो सोचा कि इनके साथ मैं शादी कर लूँगा, लेकिन शादी करूँगा तो जापान में जाके, अपना कंट्री में। वन नाइट एज द टू स्टूड इन देयर वरांडा They say an American prisoner of war watched ashore. इसको जो मैं समझा रहा हूं समझिएगा, यही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। कहता है कि एक रात जब दोनों अपने बरामदे में खड़े हैं, एक रात था जब दोनों सदाव और कौन, डॉक्टर सदाव और हना दोनों एक बरामदे में खड़े थे और उन्होंने देखा कि एक अमेरिकी युद्धबंदी बहकर किनारे आ गए थे, नदी के तट, बीच ऑफ सी, तो समुद्र के तट पर वो आ गए और दोनों खड़े थे उसी समय। कहाँ पे, समुद्र के किनारे उसका घर थी। समुद्र के किनारे उसका घर होने के बाद जब वो दोनों खड़े होकर देख रहे थे एक अमेरिकी युद्धबंदी जो है वो उधर से बहकर आ रहे थे। He had bled a lot and he had fainted on the sand. He had a bullet wound, और कहता है कि आगे कहता है कि उसका बहुत खून बह चुका था, और उसका जो ब्लड है ना, ब्लड याद रखिएगा, उसका ब्लड जो है
याद रखिए काफ़ी ज़्यादा बह चुकी थी, कह रहा है उसके बारे में। काफ़ी ज़्यादा वो जो सैनिक था काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो है उसका बह रहा था, खून जो है बह रहा था, और वह रेत पर बेहोश हो गया था। और जैसे रेत पर जो लहर आती है ना, लहर, समुद्र का लहर, तो जैसे लहर ने उसको फेंका तो वह जो है लेट गए थे। इसी तरह से, अरे मैं नहीं डर रहा हूँ, आप मेरा दिख रहे हैं, इस तरह से लेट गए थे समुद्र के किनारे रेत पर। ठीक है, यही आपसे कह रहा है। आगे कहता है क्या, समझिएगा कि जापानीज वाज नॉट वार विद द यूएस नेचुरली providing and medical aid to an enemy was a serious crime for the Japanese doctor. Dr. Sadao faced to a dilemma to discharge his duty as a doctor and save him human life or prove his patriotism by handing him over the पुलिस। और कहता है क्या, कहता है कि जापानी डॉक्टर ने किसी दुश्मन को भी चिकित्सा सहायता प्रदान करना एक गंभीर अपराध था। जो डॉक्टर सदाओ होकी है वो कहता है कि मैं तो इसको सेवा करूंगा, इसको तो खून में है, मुझे देखकर दया आ रहा है, लेकिन किसी को भी, किसी अपराध को भी सेवा करना एक तरह का यह अपराधी है। क्या कहता है डॉक्टर सदाओ, समझिएगा, कहता है कि जापानीज डॉक्टर के लिए किसी दुश्मन को भी चिकित्सा सहायता प्रदान करना एक गंभीर अपराध है। डॉक्टर सदाओ के सामने यह दुविधा थी कि वे एक डॉक्टर के रूप में अपना कर्तव्य निभाएं। डॉक्टर सदाओ ने कहा कि देखिए, मैं एक दुश्मन, तो मेरा तो दुश्मन अमेरिका है ही है। क्यों? क्योंकि नागासाकी और हिरोशिमा में मेरा बम गिराया था, तो वो मेरा दुश्मन तो है ही है, लेकिन मुझे एक कर्तव्य बनता है, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं उनका सेवा करूं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। कहता है क्या, एक डॉक्टर के रूप में अपना कर्तव्य निभाएं और मानव जीवन बचाएं या उनके पुलिस को सौंप अपने देशभक्ति में साबित करें। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको सेवा करूं, उसके खून जो बह रही है मैं उसको महलम पट्टी लगाऊं या उनको उनके कंट्री के जो सोल्जर हैं उनको मैं सौंप दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कौन कह रहे हैं? डॉक्टर सदाओ होकी। आगे कहता है कि बीइंग ए डॉक्टर, Sadao realized that the American was in need for urgent attention and operation। और कहता है आगे, एक डॉक्टर होने के नाते सदाओ को एहसास हुआ, डॉक्टर सदाओ होके कह रहे हैं कि मैं तो कोई डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते सदाओ को एहसास हुआ कि अमेरिकी को तत्काल ध्यान देने की और ऑपरेशन की आवश्यकता है। ठीक है, दे ब्रॉट द मैन इन द हाउस, दे रैन द रिस्क ऑफ लीगल एक्शन। और कहता है कि वे उस आदमी को घर में ले आया, जो नदी किनारे बह रहा था उसको उठाकर वो घर की ओर ले आया। ले आने के बाद क्या उन्होंने कानूनी कार्रवाई का जोखिम उठा लिया। और उन्होंने सदाओ ने कहा, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो मैं एक डॉक्टर का कर्तव्य में निभा नहीं पाऊंगा, अगर मैं इसको लेके आ रहा हूं तो मैं एक तरह का देखा जाए तो मैं अपराध घोषित हो जाऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना देहाती लैंग्वेज में कि जो होगा जेमनी होमक तेमनी देखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो होगा सो देखा जाएगा, मैं इसको ले जाता हूं और इसको मैं सेवा करता हूं, चाहे जो हो जाए। ठीक है, आगे कहता है द रेन द रिस्क ऑफ लीगल एक्शन। ठीक है, द सर्वेंट द अमेरिकन रेजिनेंट कॉन्स्टिट्यूशन एट द स्टार्ट रिकवरिंग। आगे कहता है, लास्ट टाइम कहता है कि क्या कहता है कि वे समझेगा नौकरों के सहयोग करने से इनकार कर दिया। दरअसल वे सदन से बाहर चले गए। डॉक्टर सदाओ ने गोली निकाल दी और डॉक्टर सदाओ ने गोली जो है वहां से निकाल दिए थे। अमेरिकी को बेहोश आ गया और वह ठीक होने लगा। और जो अमेरिकी सोल्जर था उनको ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उनको होश आ गया, होश आने के बाद धीरे धीरे उसको ठीक भी हो रही थी। आगे कहते डॉक्टर सदाओ वाज एबल टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली फ्रॉम द wrath ऑफ द अथॉरिटीज बिकॉज द ओल्ड जनरल नीडेड सदाओ मेडिकल हेल्प। और कहता है क्या, डॉक्टर सदाओ खुद को और अपने परिवार को अधिकारों के क्रोध से बचाने के सक्षम है। अब देखिए, ये तो लाना बिल्कुल इलीगल काम है, किसी भी दूसरे के कंट्री से बह के आ रहे हम उसका घर लेकर आए तो बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर सदाओ ने सोचा कि मैं अपने परिवार और अपने क्रोध बचाने के सक्षम में थे, क्योंकि पुराने जनरल को सदाओं की चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। आगे कहता है क्या, समझिएगा, आगे कहता है ही फाइनली मेड अरेंजमेंट फॉर द अमेरिकन टू एस्केप। और कहता है कि आखिरकार उसने अमेरिकी के भागने की व्यवस्था की और उन्हें अमेरिकी के भागने की व्यवस्था की। ये था सर हम लोगों का टॉपिक डॉक्टर सदाओ होकी से। हमें समझ में आ रहा है कि अगर इस टॉपिक से अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखना है और इस टॉपिक के क्वेश्चन को सही तरीके से आपको करना है। आप आते हैं सर एक क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा हूँ इससे रिलेटेड, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। अब आंसर देखकर चौंकना नहीं है, आंसर को देखकर आप लोग को चौंकना नहीं है, समझिएगा।
इस आंसर को देखकर चौंकना नहीं है, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं, समझिएगा। हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था? हाउ डिड ही अर्न द, टाइगर किंग का कोई भी क्वेश्चन आए आंसर आपको यही लिखना है। टाइगर किंग का कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना है, सारा क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें निचोड़ कर डाल दिया हूं, समझिएगा। द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग इन अबाउट 1 to 5, मतलब 150 वर्ड में आपको लिखना है, समझिएगा। आगे कहता है कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम लेटर ऑन इमेन टू बी नाउ एज द टाइगर किंग, कहता है प्रतिबंधपुरम के महाराजा को बाद में टाइगर किंग के नाम से जाने जाने लगा। जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा को बाद में टाइगर किंग के नाम से जाना जाने लगा। According to a legend, the stranger proclaimed that the prince was born in the hour of the bull। और कहता है आगे, क्या कहता है, एक ज्योतिषी के अनुसार ज्योतिष ने घोषणा की कि राजकुमार का जन्म बाघ के दुश्मन के बेल के समय हुआ था। आगे कहता है क्या, समझिएगा, आगे कहता है किसके बारे में, द एनिमी वाज द टाइगर, so the king would meet his end through some tiger. The royal prince as a grave up got the news of the manner of his death। आगे कहता है किसके बारे में, समझिएगा। कहता है क्या कि अतः राजा का अंत किसी बाघ के माध्यम से होगी। और स्ट्रेंजर जो थे, ज्योतिष थे, उन्होंने कहा था कि इसका जन्म जो है ना एक बुल की तरह होगी, लेकिन इसका मृत्यु जो है एक बाघ से होगी। क्या, एक 100th बाघ, जब 99 बाघ तो मार देंगे, लेकिन 100th बाघ में इसका मृत्यु हो जाएगी। किसने कहा था? ज्योतिष ने कहा, स्ट्रेंजर ने कहा था। बड़े होने पर शाही राजकुमार उसकी मृत्यु के तरीके की खबर मिली। अब जैसे हम लोग बड़े होंगे और कोई हमसे, मेरे माता पिता, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे माता पिता से कहा था कि आपका बेटा का मौत एक एक्सीडेंट से होगा, एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूंगा, मैं घर से निकलूंगा नहीं, अगर निकलूंगा तो मैं पैदल चलूंगा तो मैं एक्सीडेंट से बचने की कोशिश करूंगा। ठीक इसी तरह से वो क्या किए कि उनको, जैसे उनको मरने की खबर सुनी कि मुझे कहा गया कि 99 टाइगर तो ये मार देंगे, लेकिन 100 टाइगर को मारने के समय इसकी डेथ हो जाएगी। जैसे उन्होंने खबर सुना इस बात का, जैसी खबर सुनी तो कि मृत्यु की खबर मिली, उसने डर दिखाने के बजाय गुर्रा कर भागों को सावधान रहने की चेतावनी दी। उनको डर दिखाना चाहिए। एक्सीडेंट के मुझे धमकी दिया कि आपकी मौत अगर एक्सीडेंट से होगी तो मैं एक्सीडेंट से बचने की कोशिश करूंगा, मुझे डर लगा रहेगा अगर मैं कहीं सड़क पे जाऊंगा। तो वो क्या किया ना, जैसे उसको मौत की खबर सुनी कि मेरा मौत ऐसा होगा, उन्होंने सब बाघों को ऐलान कर दिया कि आप लोग बच कर रहिएगा, समझिएगा। आगे कहता है कि इन स्टेट ऑफ शोइंग फियर ही ग्रोड एज ए वार्न द टाइगर टू टेक केयर। अपने टाइगर अपना ख्याल रखिए। व्हेन ही कम ऑफ एज ए ऑक्युपाइड द थ्रोन ही रिसॉल्व्ड द डिस्ट्रॉयड ऑल द टाइगर इन द किंगडम। द स्ट्रेंजर सेड दैट द किंग माइट किल 90 टाइगर सक्सेसफुल। आप 99 टाइगर को तो इजिली से मार देंगे, बट ही मस्ट बी बिवारिंग ऑफ द 100 टाइगर। अब 100 टाइगर को मार नहीं सकते हैं। द टाइगर पॉपुलेशन इन द किंगडम went down. This forced him to marry a princess whose father kingdom had countless tiger. He killed 99 tiger. अब क्या हुआ समझिएगा इसके बारे में। आपने समझिएगा क्या कहा कि चेतावनी दे दिया। जब वह बड़ा हुआ और सिंहासन में बैठा, जब वह बड़ा हो गया और सिंहासन पर बैठा, तो उसने अपने राज्य के सभी बाघों को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। उन्होंने कहा मेरे राज्य में जितना भी टाइगर्स है मैं सबके मार डालूंगा। कहता है कि ज्योतिष ने कहा कि 99 टाइगर को सफलतापूर्वक तो मार देंगे, आप तो 99 टाइगर्स को इजिली से मार देंगे, लेकिन कहा था क्या, लेकिन उसे 100 बाघ से सावधान रहना चाहिए। अब 100 टाइगर को बिल्कुल नहीं मारेंगे, नहीं तो आप ही का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। राज्य में बाघों की आबादी कम हो गई, धीरे धीरे टाइगर्स की पॉपुलेशन कम होते चला गया। इससे उसे एक राजकुमारी से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब 99 टाइगर को तो मार दिया, एक टाइगर आपको वहां कहीं मिल ही नहीं रहा है। इस मजबूरन में उनकी शादी एक राजकुमारी से हो जाती है। क्या करते हैं, वो राजकुमारी से शादी करना उनके लिए मजबूर पड़ा, जिसके पिता राज्य में अग्निगत बाघ थे। उसने 99 को मार डाला। उसने जो है 99 टाइगर को, मैंने अभी जस्ट बताया कि 99 टाइगर को उन्होंने इजिली से मार डाला था, ठीक है। और कहता है कि 99 टाइगर को तो उन्होंने मार डाला था, ठीक है। और आगे कहता है क्या, समझेगा। और कहता है कि दीवाने ने पिंजरे में एक बाघ रखा और राजा ने उसे गोली मार दी। और दीवाने जो थे उन्होंने पिंजरे में एक बाघ रखा और उन्होंने गोली मार दी, लेकिन वह अनजाने में निशान चूक गया और गोली तो लगा था लेकिन यहाँ से पार हो गया था और बाघ जो थे बेहोश से पड़ गया था। और उन्होंने कहा कि मैं 100 टाइगर मार दिया हूँ,
ठीक है। अगला देखते हैं सर, ही वाज स्टार्ट टू डिस्कवर मिस्टर लैब। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे इसका दूसरा आंसर है, ठीक है, यहाँ से इसका दूसरा आंसर है, ठीक है। यहां तक आपको देखना है, आंसर बड़ा नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं तक लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आंसर। बाबू रे ये क्वेश्चन का आंसर एकदम कर लेना है। जो टाइगर वाला मैं बताया हूं ना, ये टाइगर वाला आंसर आपको आंख बंद करके रट्टा लगा लेना है, जैसे मैं बताया हूं किस तरह से प्रोसेस था, कैसे उनको चुनौती दिया था स्ट्रेंजर ने, कैसे उन्होंने बड़ा हुआ, किसे सिंहासन पर बैठा, किसे उन्होंने चुनौती 99 टाइगर को मारा, 100 टाइगर को मारने के लिए क्या मिला, किसके लिए क्या था, सारा चीज आपको समझना है। अब आते हैं सर एक क्वेश्चन अगला, कहते हु वाज लॉन्ग हेयर शुड विजर हिट मम्मी है ना, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है, मेरा बॉडी थोड़ा सा लेस हो गया है, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा और, ठीक है, एक बार आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े होंगे ना, इन द एंड ऑफ द अर्थ, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है ना टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत इसको हम लोग काउंट करते हैं। समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। What was the motive behind taking a student to the end of the world, the Antarctica? The threat of global warming because of rapid population growth and the burning of fuel is very real। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है, क्या इसको समझना जरूरी है। विद्यार्थियों को विश्व के अंतिम छोर अंटार्कटिका ले जाने के पीछे क्या उद्देश्य था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहता है कि द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज वेरी रियल। कहता है तेजी से जनसंख्या वृद्धि और ईंधन जलने के कारण ग्लोबल वार्मिंग खतरा बहुत वास्तविक है। आगे कहता है इट इज द कॉजिंग द ग्लेशियर्स टू मेल्ट ए रेसिड। और कहता है कि इसके आगे कहता है कि इसके बारे में समझ, इसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे, इसके कारण क्या है, दिन प्रतिदिन ग्लेशियर पिघल रहे हैं। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम एम्स एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द यंगेस्ट टू द डेंजर एस ए हेड। तो बताया गया है कि आगे क्या है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में अपने आने वाले खतरों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। यह शिक्षा प्रदान करना है, हमारे पृथ्वी को समझने और उसका सम्मान करने के लिए अवसर है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दिन प्रतिदिन हम लोग की फैक्ट्रियाँ बस रही है, हमारे वातावरण गर्म हो रही है, तो गर्म हो रही है, वातावरण तो गर्म हो रही है, तो इससे सभी इन्वायरमेंट में क्या हो रही है, इफेक्ट पहुंच रही है। इसी को बताने के लिए स्टूडेंट्स को ले चले गए वहां पे अंटार्कटिका, समझेगा। इट प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी द अंडरस्टैंड द रिस्पेक्ट आवर अर्थ। किस तरह से हमें पृथ्वी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वातावरण का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये जानने के लिए अंटार्कटिका लेकर चले गए स्टूडेंट्स को। द प्रोग्राम इज हार्डली 6 years ओल्ड। और कहता है अगर इस प्रोग्राम के मैं बारे में बात करूं तो यह याद रखिएगा कार्यक्रम बहुत मुश्किल 6 साल पुराना है। यह कार्यक्रम बिल्कुल 6 साल पुराना है। हेडेड बाय ए कैनेडियन Geoff Green taking retired rich and eminent personalities to the end of the earth will serve very little purpose। और कहता है आगे क्या, समझेगा, कहता है क्या कि जिसका नेतृत्व कनाडियन जियोफ ग्रीन कर रहे हैं। नेतृत्व होता है ना कि मैं मॉनिटर होकर क्लास का, मैं सबको देखभाल करता हूं, ठीक इसी तरह से है। सेवानिवृत्त अमीर और प्रतिष्ठा व्यक्ति को पृथ्वी का अंत तक ले जाना है से बहुत कम उद्देश्य पूरा होगा। यह कार्यक्रम अब भावी पीढ़ियों में को कम उम्र में ही जीवन बदलने का अनुभव प्रदान करता है। वे सीखने और कार्य करने के लिए तैयार है। यह उन्हें बताता है कि भविष्य के प्रति हमारा लापरवाही किस प्रकार हमारे अस्तित्व को खतरा डाल रही है। ठीक इसी तरह से बता रहा है द प्रोग्राम नाउ फॉर द फ्यूचर जनरेशन ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट द रियल अर्ली एज द रेडी टू अर्न एंड एक्ट। इट टेल देम हाउ आवर केयरलेस अबाउट फ्यूचर विल देखिए यहाँ पे ना इंडेंजर नहीं होगा, इंडेंजर आवर वेरी एग्जिस्टेंस। कहता है कि किस तरह से एक लापरवाही की वजह से हमारे पृथ्वी हमारे वजह से आज खत्म हो रही है धीरे धीरे। लापरवाही नहीं तो क्या है, हम लोग दिन प्रतिदिन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो ये लापरवाही नहीं तो क्या है। हम लोगों को पता है कि पेड़ों को काटेंगे तो ऑक्सीजन लेवल घट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल भी घट जाएगी, इससे हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या बढ़ेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो हम लोगों का पृथ्वी में वातावरण जो है काफी हॉट हो जाएगी, और हॉट होगी पेड़ पौधे उगेगा नहीं, पेड़ पौधे नया न्यू ट्री जनरेट नहीं होगा तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ये था सर हम लोग का स्टोरी। क्या था, ये था स्टोरी।
अगला क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट इज द ऑथर माई स्टूडेंट ऑन आइस वाई वेर हाई स्कूल स्टूडेंट इंक्लूड इन द स्टूडेंट ऑन द आइस एक्सपेंडिशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों को देखना है। तो मैं आज यही रोकता हूँ, थोड़ा सा बॉडी लेस हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगेगा तो एक बार आप लोग जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, जैसा फील हुआ है। जरूरी नहीं है कि अच्छा लगा तो आपको अच्छा, आपको बुरा फील हुआ है बुरा कमेंट कर देना है मेरे दोस्त, लेकिन कमेंट कीजिएगा। मैं वेट करता हूँ रात 12 बजे के बाद आप लोगों को कमेंट सेक्शन का। मिलते इसी तरह एक नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में।